अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब कम फेसबुक चैनल आज़ादी की कहानी के 16वें खंड में। विगत खंड से आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कलकत्ता में क्रियाशील युगांतर पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने आतंकवादी क्रांतिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रखा था। यह मैं आपको बता चुका था और उन लोगों ने बम निर्माण की व्यापक योजना भी बनाई। युगांतर पार्टी के नेताओं द्वारा निर्धारित क्रांतिकारी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं यह थी जो निम्न रूप से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, होटलों, सिनेमाघरों एवं क्लबों में यूरोपियनों एवं विशेष रूप से अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या करना। दूसरे, दमदम हवाई अड्डे को जलाकर भस्म कर देना। तीसरे, कलकत्ता की गैस एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को तहस नहस करने हेतु विद्युत एवं गैस घरों को नष्ट करना। चौथा, कलकत्ता के विभिन्न स्थलों पर स्थापित पेट्रोल डिपो को नष्ट करना ताकि पेट्रोल की आपूर्ति बाधित की जा सके। पांचवा, ट्राम सेवा को तहस नहस करना। छठा, कलकत्ता एवं बंगाल के अन्य जिलों में टेलीग्राफ तार के साधनों को नष्ट करना। और सातवां, व्यापक मात्रा में बम एवं बारूद का निर्माण करना ताकि पुलों और रेलवे लाइनों को नष्ट कर आवागमन के साधनों को समाप्त किया जा सके। तत्कालीन घटनाओं एवं गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि युगांतर पार्टी की उपयुक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अधिक सफलता नहीं मिल पाई। जितना अधिक आतंक वे फैलाना चाहते थे उतना वे फैला नहीं सके। उन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए उनको पर्याप्त धन, गोपनीयता, सतर्क व्यवस्था एवं कार्यकुशलता की अधिक आवश्यकता थी। इसलिए 1930 से 1933 के बीच भी हत्या एवं डकैतियों पर ही ज्यादा जोर रहा, जैसा कि सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट होता है। इस अवधि में 20 हिंसक दंगे आयोजित किए गए, जिनमें 27 हत्याओं के प्रयास भी सम्मिलित थे। 16 स्थानों पर डाके डाले गए या डाका डालने के प्रयास किए गए। 16 बम फेंकने की घटनाएं घटित हुई। 8 घटनाएं बम विस्फोट की हुई एवं 1 सशस्त्र हमला किया गया। आतंकवादी क्रांतिकारियों द्वारा हड़तालें आयोजित की गईं। इसी अवधि में हड़तालों के क्रम में 23 सरकारी कर्मचारी मारे गए एवं 36 घायल हुए। 20 गैर सरकारी व्यक्तियों की हत्या हुई एवं 44 व्यक्ति घायल हुए। सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियों के दौरान इस अवधि में 33 आतंकवादी मार डाले गए एवं 8 आतंकवादी जख्मी हुए। इस तरह यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रमुख आतंकवादी क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन को फांसी दिए जाने के उपरांत बंगाल के क्रांतिकारियों की आतंकवादी गतिविधियों में व्यापक कमी आई। बंगाल एवं पंजाब के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में भी उस समय क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद ने आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। पुलिस ने बड़ी सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक उनके क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके धन प्राप्ति के साधनों का भी गुप्त रूप से पता लगा लिया गया। इसके बाद भी आजाद, जो एक निरवय व्यक्तित्व के स्वामी थे और जान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु कृत संकल्प थे, वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपना क्रांतिकारी संघर्ष जारी रखे। आजाद का हाथ न केवल काकोरी षड्यंत्र में था, जिसके द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादियों ने अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक धनराशि की प्राप्ति के लिए लखनऊ सहारनपुर रेल लाइन से ले जाए जा रहे सरकारी खजानों को काकोरी रेलवे स्टेशन से गाड़ी खुलने के बाद बीच में ही ट्रेन रोककर खजाना लूट लिया था। बल्कि आजाद ने सरदार भगत सिंह को सांडर्स पर उनके द्वारा किए गए आक्रमण के दौरान भी सहायता की थी। चंद्रशेखर आजाद और उनके एक साथी यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन को ले जा रही रेलगाड़ी को नई दिल्ली के नजदीक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन छोड़ने पर बम से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन लॉर्ड इरविन बाल बाल बच गए।
27 फरवरी 1931 को आजाद, यशपाल और सुरेंद्र पांडे इलाहाबाद में जमा हुए ताकि उस योजना विशेष को अंतिम रूप दिया जा सके जिसके तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु रूस से सहायता प्राप्त की जाए। यशपाल और सुरेंद्र पांडे आजाद को अल्फ्रेड पार्क में छोड़कर अन्य क्रांतिकारियों के से संपर्क करने चले गए। इसी बीच एक मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। पुलिस द्वारा चेतावनी दिए जाने पर अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर आजाद ने अपने दोनों हाथों में थमी पिस्तौलों से पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी आजाद पर गोलियां चलाई। गोलियों से छलनी होने के बावजूद आजाद तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली शेष नहीं रह गई। गोली खत्म हुआ जानकर उन्होंने शेष बची एकमात्र गोली खुद को मार ली और वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार आजाद जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। पुलिस के इस कार्य से आतंकवादी युवक अत्यंत क्रोधित हो गए और यत्र तत्र पुलिस थानों को जलाने का कार्य उत्साहपूर्वक किया जाने लगा। बंबई में भी आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी थी। वहां भी यदाकदा अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या के प्रयत्न हुए। 22 जुलाई 1933 को बंबई के कार्यवाहक गवर्नर एवरेस्ट होस्टन की हत्या का प्रयास क्रांतिकारियों द्वारा किया गया। यह प्रयास तब हुआ जब वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज को देखने जा रहे थे। उसी कॉलेज के एक छात्र ने उन पर गोली चलाई मगर वे बाल बाल बच गए। इस घटना से कॉलेज में उपस्थित अंग्रेज पदाधिकारियों में आतंक एवं भय का वातावरण व्याप्त हो गया। इसके अतिरिक्त आतंकवादी क्रांतिकारी घटनाएं बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार के विभिन्न भागों एवं अन्य शहरों में भी इसी अवधि के दौरान घटित हुई। बिहार के आतंकवादी क्रांतिकारी अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या, बम बनाना एवं पुलिस चौकियों को लूटने का कार्यक्रम अधिक लागू करते थे। इसके अतिरिक्त पेशावर, आसाम एवं बर्मा में भी बम विस्फोट एवं सशस्त्र डकैतियों के प्रमाण पाए गए हैं। इतिहासकारों का यह विचार है कि क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियां केवल 1934 तक ही नहीं जारी रहीं, बल्कि 1940 से 1947 के बीच यह चलती रहीं। मगर इसका उग्र एवं क्रांतिकारी रूप भारत छोड़ो आंदोलन के समय एवं 1942 के उत्तरार्ध में देखने को मिलता है। 1940 से 1947 के बीच की क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियां अत्यंत प्रभावकारी एवं उत्तेजनापूर्ण थी। ब्रिटिश शासन तंत्र को इस दौरान बेहद प्रभावकारी ढंग से अस्त व्यस्त कर देने में उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों ने सफलता प्राप्त की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिशोध की भावना अथवा फिरौती पाने की लालसा के कारण ही प्राचीन काल में आतंकवादी तरीकों एवं साधनों का उपयोग किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में राज्य की हिंसा की प्रतिक्रिया में एवं सरकार के बदला लेने हेतु आतंकवाद को अपनाया जाता रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रतिक्रियावादी प्रेस और शोषक चरित्र वाली सरकार ने भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को षड्यंत्र एवं कत्ल के नाम से बदनाम कर दिया, परंतु क्रोपाटकिन एवं बाकुनिन ने गतिविधियों को बुर्जुआ समाज को उलटने के लिए न्यायोचित करार दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य निस्वार्थ एवं उदात्त था। मेजिनी ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के क्रियाकलापों का मूल्यांकन उनके चरित्र अथवा उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत का आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन राष्ट्र की आजादी के उद्देश्य से प्रेरित एवं प्रभावित होकर आरंभ किया गया था। प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही चरणों के आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलनों का उद्देश्य येन केन प्रकारेण देश की आजादी ही था। आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध वीर देश प्रेम की महान भावना से ओतप्रोत थे और आकुलता से भारत के स्वतंत्र होने की राह देख रहे थे। लेकिन पुनरावलोकन के क्रम में यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों चरणों के आतंकवादी क्रांति में कतिपय अंतर भी थे। आरंभिक आतंकवादी क्रांतिकारी पूर्णतः राष्ट्रवादी थे एवं उनमें से कुछ लोगों में, विशेष रूप से बंगालियों में, रहस्यवाद की झलक देखने को मिलती है। वे लोग पूजा में आस्था रखते थे, जबकि दूसरे दौर के आतंकवादी क्रांतिकारियों में रहस्यवाद पर
विश्वास जैसी भावना नगण्य ही थी। आरंभिक आतंकवादी क्रांतिकारियों की युद्ध नीति अधिकांशतः व्यक्तियों की हत्या से संबंधित थी तथा वे अंग्रेज अफसरों को लूटने एवं उनकी हत्या में विश्वास करते थे। लेकिन द्वितीय चरण के आतंकवादी क्रांतिकारी अधिकतर संस्थाओं पर हमला करना चाहते थे तथा जो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे उनको वे सदा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे। इस प्रयास में वे हमेशा सफल नहीं हो पाए। सशस्त्र क्रांति की योजनाएं तो बनी, लेकिन आतंकवादी क्रांतिकारी उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर पाए। आरंभिक आतंकवादी क्रांतिकारी नेता मुख्यतः राष्ट्रवादी थे। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को भारत से उखाड़ फेंकने की प्रबल इच्छा रखते थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति ही उनका एकमात्र प्रधानतम लक्ष्य था। स्वतंत्रता के बाद कैसे समाज की स्थापना की जानी चाहिए, इस तथ्य पर उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया। इस अवधि के आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन गांधी के असहयोग आंदोलन की असफलता से उत्पन्न प्रतिक्रिया और रूसी समाजवादी क्रांति की सफलता के प्राप्त प्रेरणा के परिणाम स्वरूप किया गया। यही कारण है कि दूसरे चरण के कतिपय उग्रवादी आंदोलनों में उत्तरी भारत, विशेष रूप से पंजाब में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जो किसानों एवं मजदूरों को संगठित कर पूंजीवादी सामंतवादी राज्य के अंत का अपना स्पष्ट इरादा व्यक्त करती थी। उन्हें विश्वास था कि कांग्रेस गांधीवादी तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएगी और वे यह भी महसूस करते थे कि कांग्रेस मध्यम वर्ग की संस्था होने के कारण आजादी के बाद अधिसंख्यक निम्न वर्ग को साथ लेकर नवीन समाज की रचना का प्रयत्न नहीं कर पाएगी। प्रथम एवं द्वितीय चरण के आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों के पुनरावलोकन से यह बात स्पष्ट होता है कि देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले, हंसते हंसते फांसी पर लटकने एवं फांसी के फंदे को चूमने वाले तथा जेलों में क्रूर ब्रिटिश प्रशासकों के बर्बरतापूर्ण व्यवहार एवं यातनाएं सहने वाले क्रांतिकारियों ने भारत के युवकों में जागृति लाने और साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में जुट जाने की तैयारी में जो भूमिका निभाई वह किसी से कम नहीं है। यदि यह कहा जाए कि उन्होंने अपने बलिदान से नौजवानों को स्वातंत्र संग्राम में भागीदार बनाने हेतु उत्साहित किया तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। एम दास के मतानुसार कांग्रेस ने सरकार को चिंतातुर बना दिया था, पर वास्तविक समस्याएं अराजकतावादियों ने ही खड़ी की। यदि उनके आतंकवादी गतिविधियों की लहरें एक के बाद एक आती ही चली जाती तो इस उपमहाद्वीप पर बिखरे हुए मुट्ठी भर अंग्रेज इन अराजकतावादियों के हमले को अधिक समय तक नहीं झेल पाते और स्वतंत्रता वास्तव में जिस समय प्राप्त हो सकती उसे बहुत पहले प्राप्त हो गई होती। यदि ऐसा संभव नहीं हो सका तो मात्र सरकार की अत्यंत दमनात्मक नीति के कारण। आतंकवादी क्रांतिकारी नेता स्वयं अपनी सीमाओं से अवगत थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता वारिंद्र घोष ने भी यह स्वीकार किया था कि इन तरीकों अर्थात अंग्रेजों की हत्या करने से देश को आजाद करा पाने की आशा क्रांतिकारी कार्यकर्ता नहीं रख सकते थे। फिर भी क्रांतिकारी कार्यकर्ता यह प्रमाणित करने में सक्षम थे कि वे देश प्रेम एवं देश की स्वतंत्रता के लिए साहस के साथ मर मिट सकते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कभी कभी आतंकवादी क्रांति का परिणाम उल्टा ही हो जाता है। आतंकवादी क्रांतिकारियों में कतिपय अन्य कमजोरियां भी थीं, जैसे व्यक्तिवाद, ईर्ष्या, दंभ, अक्खरपन आदि, जिसको वे अपने साथ वामपंथी एवं अन्य दलों के में लाए। लेकिन उनकी देशभक्ति एवं बलिदान के संबंध में दो राय नहीं हो सकती है। भारत के कुछ नेताओं ने इन वीर क्रांतिकारियों के कार्यों की घोर निंदा की और उन्हें कातिल भी कहकर संबोधित किया, लेकिन वर्तमान समय में उसी विचारधारा के अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हैं एवं उनकी समाधियों पर नतमस्तक होकर फूल मालाएं डालते हैं, क्योंकि वे इन क्रांतिकारियों के बलिदान का श्रेय स्वयं को और अपने राजनीतिक दल को देना चाहते हैं।
आरसी मजुमदार की दृष्टि में गुरिल्ला युद्ध को तो सभ्य समाज विशुद्ध रूप से नैतिक आधार पर किसी हद तक माफ कर देता है, पर क्रांतिकारी आतंकवाद इससे एक कदम आगे था। आतंकवादी क्रांतिकारी यह दलील दे सकते हैं कि कुछ सरकारी अफसरों की हत्या कर लेना, थोड़े से व्यक्तियों को लूट लेना उतना बड़ा अन्याय पूर्ण पाप कृत्य नहीं है जितना कि आधुनिक युग में शहरों पर बम गिराकर या आधुनिकतम अस्त्रों द्वारा झपकते ही हजारों लोगों को खत्म कर देना है। वस्तुतः इसके लिए युगों से चली आ रही हमारी युद्ध विषयक धारणा ही उत्तरदायी है कि हम खुले तौर पर आयोजित युद्ध के नाम पर तो व्यापक स्तर पर की गई अमानवीय क्रूरता को भी सहन कर लेते हैं, किंतु यदि वे सैनिक कार्यवाहियां युद्ध के संबंध में हमारी परंपरागत धारणा के अनुरूप नहीं हुई तो हम उस क्रूरता का 10 लाखवां अंश भी सहन करने को तैयार नहीं होते। विपिन चंद्र ने आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों के प्रति टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि राष्ट्रवाद के उद्देश्य की वजह से ही क्रांतिकारियों को देश प्रेम जागृत करने एवं अपने देशवासियों का प्यार एवं आदर प्राप्त कर पाने में सफलता मिली। यह सफलता कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन इस सफलता का लाभ परंपरागत कांग्रेसी नेताओं ने उठाया। क्रांतिकारी आतंकवादी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनको बुर्जुआ एवं मध्यम वर्ग कहकर उनकी निंदा की थी और यह आशा व्यक्त की थी कि उनका स्थान कोई नई शक्ति ग्रहण करेगी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद एवं क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन एवं विश्लेषण करने से यह साफ स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारी आतंकवादियों ने भारत में एक नवीन राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवयुवकों एवं विशेषकर शिक्षित युवकों में देशभक्ति एवं देश की आजादी के लिए मर मिटने की भावना विकसित करने में उनकी व्यापक भूमिका थी, लेकिन एक नवीन समाज एवं समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य की तरफ उनका ध्यान अधिक नहीं गया था। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्वराज उनका प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यही कारण है कि वर्तमान समय में भी वे राष्ट्रवादियों के रूप में याद किए जाते हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही उत्तरी बिहार के क्रांतिकारी आतंकवादियों की 1940 से 1947 के बीच की गतिविधियों के बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोडों में विस्तृत रूप से बताएंगे। शेष अगले खंड में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।